आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हमारा एक कार्यक्रम बोले बिहार। और बोले बिहार में आज हम लेकर आए आपके लिए एक ऐसा मेहमान जिसका परिचय कम शब्दों में दिया जाए या ज्यादा शब्दों में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगले 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा होगा। वो देश की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। वो उन सांसदों में से एक हैं जो भले ही युवा हों पर संसद में अधिकतर जब वो खड़ी होती हैं बोलने के लिए तो उनके स्पीचेस वायरल जाते हैं। मैं अब आपको बोले बिहार में मिला रहा हूं बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद सांभवी चौधरी से। बहुत बहुत स्वागत है सांभवी आपका एनडीटीवी पर। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कितने साल की आप अभी हैं? नहीं, अब तो हम 27 साल अब 27 साल हाँ। के 27 साल की उम्र में देश की संसद में खड़े होकर उन विषयों पर अपनी बात रखना, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना कैसा अनुभव होता है? क्योंकि आमतौर पर एक 27 साल का युवा, खास तौर पर कोई बिहारी है, या तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, या तो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, या कहीं पे कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा होगा। ये कहाँ से आया कि पॉलिटिक्स और फिर कैसे संसद तक पहुंचने की बात आ गई? सबसे पहले तो राजनीति ही क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो समाज में परिवर्तन आप देखना चाहते हैं शुरुआत आपको खुद से करनी चाहिए। इसीलिए हमेशा से राजनीति एक ऐसा आपको मंच प्रदान करता है जहाँ पे आप जा करके अपनी बातों को, जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनकी बातों को आप और मजबूती से उठा के एक बदलाव लाने का आप सार्थक प्रयास कर सकते हैं। हम अपने परिवार से, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है हमारी, लेकिन जब अपने दादाजी को, अपने पिताजी को जनता की सेवा करते हुए, एक पॉलिटिक्स इज पब्लिक सर्विस, आप जनता की सेवा करने के उद्देश्य से अगर आप आए हैं तभी आप राजनीति में आगे जा सकते हैं। जनता की सेवा करना, बिहार राज्य जो मेरा घर है, जो मेरा परिवार है, बिहार वासी जितने भी हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, इस सोच के साथ राजनीति में आए हैं। और ऑब्वियसली जब जीत करके आए, जब राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने राजनीति में आने का मौका दिया, तब बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिफरेंट एक फीलिंग था, बहुत खुशी हुई। फिर हम चुनाव जीत के भी समस्तीपुर की जनता के आशीर्वाद से, उनके प्यार से, रिकॉर्ड मार्जिन से बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करा करके हमको समस्तीपुर की जनता ने संसद भवन भेजा। पर जब यहाँ आए तब हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी का एहसास हुआ। संसद भवन में पहुँचते ही लगा कि नहीं, यहाँ से हमको अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो जहाँ खुशी का अनुभव है वहाँ पे एक जिम्मेदारी का भी एहसास है, और बस यही उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए। ठीक है, अब कुछ टफ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आपका परिचय जो है हमने करा दिया दर्शकों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अब से कुछ देर पहले एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट है वो राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। 3 बजे वेबसाइट पर जो ड्राफ्ट कॉपी है वो अपलोड कर दी जाएगी। आप इसको लेकर, आपकी पार्टी बतौर आप बिहार से क्या सोच रही है इस पूरी प्रक्रिया को, जहां विपक्ष एक तरफ बता रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो लोगों के नाम काट रही है, एलजेपी और सांभवी चौधरी इस प्रक्रिया को कैसे देख रही है? देखिए, ये एक जो विपक्ष है उसकी एक आदत रही है फॉल्स प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने की देश में। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि वो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किए थे कि अगर एनडीए जीतती है तो वो आएगी, वो संविधान को खत्म कर देगी, वो आरक्षण को खत्म कर देगी। उनके पास जब एजेंडा ही नहीं है, एक होता है ना कि आपके पास एक विजन होता है, एक आपके पास सोच होती है कि आपको ये विजन लेके आगे चलना है, ये सोच लेके टाइमिंग अभी क्यों, चुनाव से 6 महीने पहले? देखिए, ये टाइमिंग डिसाइड करना, ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, टाइमिंग उसने डिसाइड की है, टाइमिंग वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया है, उसको अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 डॉक्यूमेंट्स को भी तो कहा कि आप आधार कार्ड को भी कंसिडर कीजिए, और उन्होंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि इसको करना अनिवार्य है। उसने कहा कि आप ये अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये उसने कहा है एक सजेशन के तौर पे। आते हैं, आप खुद बताइए जो ये मुद्दा है एसआईआर का पूरा, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अभी तक अमूमन आधार कार्ड को इस देश में एक वैलिड आईडी प्रूफ माना जाता रहा है। चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई आदमी उसको दिखा रहा है तो कैसे आप उसको आधार का, उनको
इलेक्शन कमीशन का ये उद्देश्य है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो हो रहा है उसमें आपका एड्रेस प्रूफ आए, और एड्रेस प्रूफ के लिए उन लोग बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट उन्होंने दिया है वो उन्होंने दिया है। अब इसको ये लोग कंफ्यूज करना, आपको टाइम को भी बढ़ा दिया गया था जब ये आया कि नहीं कुछ लोग अभी भी हैं किसी वर्ग से समाज से आ रहे हैं जो अभी अब पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे, उस टाइमलाइन को भी एक्सटेंड किया गया था। पर्याप्त समय है जनता के पास, अगर हम लोग के खुद जितनी भी पार्टियां हैं उनके बूथ लेवल एजेंट्स भी हैं, बूथ लेवल एजेंट्स के संपर्क में लगातार जितनी भी पार्टी है वो है, और वो लोग कह रही हैं कि अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी के हक को मारा जा रहा है, था ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बीएलओस को एक डेडलाइन दी गई, कहा गया इतने फॉर्म रोज के आपको भरने हैं। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपने खुद भी देखा होगा कई जगह से कहाँ से कैसी वीडियोस नहीं, ऐसे कोई भी वीडियोस मेरे सामने नहीं आई है। एक डॉग बाबू नाम से एक प्रमाण पत्र उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है। वो तो ये अब ये एक अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी हुआ है उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है। पर ऑल इन ऑल SIR एक ऐसा एक्सरसाइज है जो इस देश में डेमोक्रेसी को और इनहेंस करेगा। जो हमारे देश के नागरिक हैं बस वही वोट, उसी को मतदान का अधिकार है। ये क्यों उनको लगता है कि ये जो विपक्ष है उनको हमेशा ये लगता है कि जो घुसपैठी हमारे देश में आ गए उनके वोट से वो जीत के अपनी सरकार बना लेंगे। नहीं तो ये फिर सवाल यहाँ पे है ना, घुसपैठी आए तो फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, राज्य सरकार की। ये चुनाव से ठीक 2-2.5 महीने पहले आपको इसका चुनाव से देखिए, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन का पहला डिमांड राहुल गांधी जी ने ही किया। पहले वो कहते कि आप उसको कराइए, रोल रिवीजन कराइए, आप एक्स्ट्रा वोटिंग करा दिए, आप एक्स्ट्रा वोटिंग करा दिए। जहां रोल रिवीजन होता है वहां पे कहने लगते हैं आप वोट चोरी कर रहे हैं, आप वोट काट रहे हैं। तो आप भी विपक्ष के प्रोपेगेंडा में मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो हो रहा है वो हमारे नागरिकों के हित में है। वो मतदान, विपक्ष का एक तर्क है कि जो निचला तबका है उसके वोट ज्यादातर इस पूरी प्रक्रिया में जो है ऐसा वो कुछ भी नहीं, यही तो कह रहे हैं। ये एक भ्रम फैलाने का उनका प्रयास है। जो भी वोट बैंक है वो लेवल तबके से आता है। वही तो कह रहे हैं कि हम लोग के तबके से, हम लोग जब आप उस वर्ग की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी उसी वर्ग से आते हैं और हम लोग भी उसी वर्ग के आवाज को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोग क्यों चाहेंगे कि किसी भी वर्ग का वोट कटे, किसी भी वर्ग के लोग वोट ना दे पाए या उनके जो मतदान के अधिकार है उस पर आ जाए। हम लोग तो खुद भी प्रोपोगेट करें, हम लोग खुद अपने पार्टी वर्कर्स के संपर्क में कि अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें बताओ, हम लोग आपको मदद करेंगे। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? जो सरकार जो भी योजनाएं होते या कोई एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन जैसे ये करा रही है, अगर कोई भी देश में एक्सरसाइज होते है उसको हम लोग और एनहांस करें और खूबसूरती से अपने योगदान के साथ और अच्छे से कराएं। ये देश के हित में, ये नागरिक के हित में है और ये लोकतंत्र के हित में। चुनाव आयोग इस SIR के जरिए बैकडोर से NRC कराने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा कह दिया, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन, ये जो किसको मतदान करने का अधिकार है ये उसका फैसला करा है। ये इसमें नागरिकता पे कोई आंच नहीं आ रही है। ये इलेक्शन कमीशन भी क्लियर कर चुका है, ये सरकार भी क्लियर कर चुकी है कि ये सिर्फ इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है वो, जिस चुनाव को आप जीत कर आई वो तो उसी पिछले वोटर लिस्ट पर हुआ ना। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है और अगर तो ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ बिहार विधानसभा के लिए ही हो रहा है, ये तो हर राज्य में, देश भर में ये इम्प्लीमेंट होगा। अगला लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का नंबर है, किसी हर राज्य में होना ही चाहिए। अगर हमारे राज्य में कहीं और के लोग आ गए हैं, अगर हमारे राज्य में हमारे देश के नागरिक नहीं है और कहीं भी मतदान के अधिकार को चोट आ रही है तो उस पर हम लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। SIR को लेकर संसद जो है वो बीते जब से शुरू हुआ है, एक हफ्ते पहले जो है वो पहलगाम पर चर्चा और इस पर हंगामा मचा। पहलगाम पर जब चर्चा की शुरुआत हुई तब भी SIR को लेकर प्रोटेस्ट। बड़ा सवाल यह है, संसद चलने कौन नहीं दे रहा है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो विपक्ष के साथ तालमेल बैठाकर संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करे? देखिए, BSc का हमेशा जब भी ये सारी डिसीजंस होते हैं, BSc की मीटिंग को बुलाया जाता है, स्पीकर साहब खुद वो मीटिंग को चेयर करते हैं और उसमें सारी बातें होती हैं। वो लोग BSc में कुछ कहते हैं, फिर वो आ जाते हैं, वो हल्ला हंगामा करते हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि जितने भी माननीय मंत्री हैं वो कहते हैं कि आपके जो भी प्रश्न है उसका जवाब देने को हम तैयार हैं, आप सार्थक चर्चा तो होने दीजिए। आप अंदर जाती हैं तो क्या देखती हैं, क्या होता है? पूरा विपक्ष उठ के पूरा हल्ला हंगामा करता है। ऐसे में क्या चर्चा आप कर सकते हैं? आप कैसे चर्चा कर सकते हैं? जैसे हम जो टीवी पर देखते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई, ओम बिरला आए,
1 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही ऐसा स्थगित। कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो लोग, ओम बिरला जी कहते रहते हैं, स्पीकर सर कहते रहते हैं कि आप अपने जगह पे जाइए, जो भी चर्चा करनी है वो चर्चा हम लोग करेंगे, पर वो लोग चर्चा करने को मानते ही नहीं है, वो लोग अपनी जगह पे जाते ही नहीं है। तो अगर आप खड़े हो करके या पूरा हल्ला हंगामा करिएगा, वो जो संसद भवन है वो मर्यादाओं से चलती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, तो हल्ला हंगामा करने से तो नहीं चलेगा ना। ऐसे में तो ना आपकी बात ही सुनी जा रही है, ना सरकार की ही बात सुनी जा रही है। SIR हम पर लोग चर्चा होनी सब चाहिए सदन में, जनप्रतिनिधि, आपको क्या लगता है? SIR एक इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, और ये डिसीजन में हम लोग, और एनीवे वो अभी कोर्ट में वो मैटर चल रहा है। आई डोंट थिंक कि हम लोग के चर्चा करने से या ना करने से कोई उसमें बदलाव आने वाला है। ठीक है, बात अब थोड़ा बिहार की करते हैं, SIR से आगे बढ़ते हुए। बिहार में चुनाव है, बिहार में क्या सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि बीते 2 महीने में अगर मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने रखूं तो जो कानून व्यवस्था है, अगर मैं पटना की बात करूं तो तकरीबन 40 के करीब जो है वो हत्या लूटपाट के मामले जो हैं वो सामने आए। कानून व्यवस्था कैसी है इस वक्त बिहार की? देखिए, जो बिहार में अपराध की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में संगठित अपराध अब नहीं होते हैं। अब संगठित अपराध, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण मिलती थी, अब वो सब नहीं होते हैं। अगर कहीं पे कानून व्यवस्था पे चोट रहती है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा प्रखरता से अपनी आवाज उठाई है। अगर अपराध हुए हैं या अगर कुछ भी अपराध गलत बढ़ा तो हुआ है बिहार में बीते कुछ महीनों में, ये मान अगर रही हैं आप? अपराध बढ़ा है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपराध हो जाते हैं, प्रशासन लापरवाही कर रही है, गिरफ्तारी लेकिन नहीं हो प्रशासन रही की है जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए ना कि अपराध नहीं ना होने, बढ़े। अपराध ना हो, अपराध ना हो, अपराध नहीं बढ़े। जरूर ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और उस पर लोक जनशक्ति पार्टी ने आवाज उठाई भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ये कहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी होती है, इनकाउंटर्स होते हैं, और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसमें पुलिसिया तंत्र की नाकामी है, तो चिराग पासवान तो खुद उस सरकार का हिस्सा है, आपकी पार्टी खुद उस सरकार का हिस्सा है। देखिए, एनडीए में हम लोग जिम्मेदार अलायंस पार्टनर्स अपने आप को मानते हैं, और हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता की आवाज को, जनता की बात को प्रखरता के साथ अलायंस के अंडर भी रखें। ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हम भी तो जनप्रतिनिधि अलायंस के हैं। अंडर सुनी नहीं जा रही आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात सुनी भी जा रही है, हमारी बातों को तर्क भी दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। नहीं, मैं चिराग पासवान के अगर बीते 5-6 बयान आपको याद कराऊं, खेमका मर्डर केस के बाद वो कहते नजर आए कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो लचर है। उसके बाद एक और बयान उनका सामने आया जिसमें वो कहते नजर आए कि उन्होंने जरूर कानून व्यवस्था के जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर अपराध हो रहे हैं तो वो गलत है, वो लापरवाही की वजह से हो रहा है, और हमको नहीं लगता कि स्टेटमेंट में कुछ भी गलत है। यानी एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, सांभवी चौधरी ये मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है। देखिए, आप इसको, अपराध अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली अपराध बढ़ा है, पर प्रशासन उस पे काम कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, कार्रवाई हो रही है, और संगठित अपराध जो होते हैं वो अब बिहार में। चिराग पासवान का एक बयान सामने आया बीते दिनों जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभार मुझे अफसोस होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां पर कानून व्यवस्था इस तरीके की है। एलजेपी का जो स्टैंड रहा है बिहार में जो कानून व्यवस्था को लेकर, वो बहुत एक वोकल स्टैंड रहा है। ऐसे में ये तो माना जाए कि एलजेपी, चिराग पासवान, सांभवी चौधरी ये जरूर मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द पर्सन हु इज हैंडलिंग होम मिनिस्ट्री और पुलिस के बीच, ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कम्युनिकेशन गैप। मैंने ऐसा वो जो बयान आया था वो जो अपराध हो रहे थे बिहार में उसको लेके एक स्टैंड क्लियर करने के लिए आया था कि हम लोग इस बढ़ते अपराध के साथ नहीं है, बढ़ते अपराध के बट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप, उसको स्पष्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो सही नहीं है। आप के पिता नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आपके घर भी अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार आए थे। ये जो एक पूरा बबल इन द एयर है नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर, आप चूंकि मिली भी होंगी उनसे, क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार क्या स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है।
बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो आप देखिए, अभी भी कई युवा नेता हैं बिहार में, उनसे ज़्यादा वो बिहार घूम रहे हैं। उनकी प्रगति यात्रा हुई अभी जस्ट खत्म, अभी भी वो जनहित के कार्य वो कर ही रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर ही रहे हैं। आशा वर्कर्स के सैलरी को बढ़ाया गया है, जर्नलिस्ट के सैलरी को बढ़ाया गया है, कई ठोस कदम उठाए ये गए सारे हैं। चुनावी फैसले हैं? नहीं, बिल्कुल चुनावी फैसले नहीं है। बहुत समय से उसकी मांग थी और उस मांग को सुना गया। उसके लिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। बिजली को फ्री किया गया है, ये महिलाओं बिजली के फ्री की जब आपने सरकारी बात की तो ये आरोप लगा कि ये जो फैसला लिया है बिहार की सरकार ने, ये बीजेपी के दबाव में लिया है, क्योंकि बीजेपी इस फ्री बिजली के फॉर्मूला से देश के कई राज्यों में चुनाव जीती है। नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री थे जो हमेशा से इस फ्री बी की राजनीति का विरोध करते नजर आए। ऐसे में अब जब बिहार सरकार ये फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर यही लगता है कि कोई दबाव मुख्यमंत्री पर होगा। उसके नहीं, बाद उन्होंने बिल्कुल नहीं। फैसला ऐसा लिया। हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है। और आप आपने लोग तो भी सुना होगा ना नीतीश जो कुमार आप के ये लोग भी बयान। जो थोड़े बहुत इधर उधर के रूमर्स सुनते हैं, आप लोग उस नहीं, पे ही आपने अपने नीतीश कुमार का प्रश्न बयान के सुना है था या नहीं? अभी 1 साल पहले नीतीश कुमार जो है वो खुद कहते थे कि फ्री की। पर वही तो एक अच्छी सरकार क्या होती है? एक अच्छी सरकार यही होती है कि अगर कोई डिमांड आ रहा है, अगर कोई बात आ रही है, अगर जनता की मांग उठ रही है तो उस पर हम लोग काम करें। तो ये जनता की मांग थी कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो, तो उन्होंने वो बिजली को फ्री किया। या फिर इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ऐलान कर दिया कि उनकी तेजस्वी सरकार। यादव जी के आधार पे हम लोग अपनी योजना नहीं बनाते। तेजस्वी यादव जी बहुत कुछ कहते हैं। तेजस्वी यादव जी के बयानों पे या तेजस्वी यादव जी के लेकिन सोच से तेजस्वी यादव सरकार तो नहीं ये कह रहे चलती हैं है। कि विपक्ष में रहते हुए वो सरकार से काम करा रहे हैं, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे वो अलग अलग योजनाओं का अनाउंसमेंट हो। देखिए, वो उनको ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं उनके आधार पे फैसले लिए जा रहे हैं, पर फैसले उनके आधार पे नहीं लिए जा रहे। फैसले जनता के आधार पे लिए जा रहे हैं। जो जनता की मांग आती है वो जनता की बात को सुना जाता है। अभी अगर कहीं से बिजली फ्री का हो या फिर डोमिसाइल, महिलाओं के सरकारी नौकरी पे डोमिसाइल लगा है, उसकी बात हो, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता से हम लोग को सुनने को मिली और फिर एनडीए की सरकार ने उसको लागू ठीक किया। है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बिहार का है, आप बिहार से आई हैं, संसद में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, युवा हैं। बिहार के जो युवा हैं वो पलायन जो शुरू हुआ 90 के दशक में वो अब तक जारी है। आप भी पढ़ने के लिए दिल्ली आई, आपने भी रोजगार के अवसर दिल्ली में ही संभवतः तलाशने की कोशिश की होगी। उसके बाद ऐसा नहीं, भले ही हम काम करने के लिए वापस पटना गए, लेकिन अमूमन जो अक्सर ज्यादातर युवा है वो रोजगार के अवसर में मुंबई, दिल्ली, अलग अलग शहरों में जाते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार का कोई रोड मैप क्यों नहीं नजर आता है? वो चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात 2020 में करते नजर आते हैं, वो इस बार पूरी तरीके से चुप क्यों है? नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात वो अभी भी करते हैं। आप उनकी जितनी भी रैलियां, आप उनके भाषण को आप निकाल के देख लीजिए। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विचारधारा को हमेशा आगे रखा है। जहां तक रही पलायन की बात, तो पलायन की जड़ों को बिहार में गाड़ने वाली कांग्रेस और राजद की सरकार थी। उनका इतना 20 साल से उनका तो सरकार भी 20 साल से बहुत उसको कवर अप किया गया है। बहुत उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे बिहार में ऐसे काम हुए हैं। सरकारी नियुक्तियां हैं वो भी बिहार में हुई हैं और हो रही हैं। हम लोग इतना बिहार को लेकर रोड मैप परसेप्शन क्यों है कि बिहार का लड़का, बिहार की लड़की या तो सरकारी नौकरी या फिर अपने स्टेट से बाहर कहीं प्राइवेट नौकरी करेगा? ये क्यों है? क्यों प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां? सोशल कंडीशनिंग है ना इसका ये एक सोशल कंडीशनिंग वैसे हो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी यही मानते थे कि आप या तो आप यूपीएससी दो या तो फिर आप कोई सरकारी नौकरी करो। मेरे पेरेंट्स खुद भी ये मानते थे। तो ये एक सोशल कंडीशनिंग से होता है। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग डेफिनेटली उसमें हम लोग को बिहार को और मेहनत करने की जरूरत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज बिहार में खुले, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर जहाँ पे सरकारी नियुक्तियां की बात है तो सरकारी नियुक्तियां तो हो ही रही हैं। अभी भी हुआ है, एजुकेशन में भी हुआ है, हेल्थ में भी हो रहा है। लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाने की बात हो रही है। आप क्या 20 साल के कार्यकाल को पर्याप्त नहीं मानती हैं कि बदलाव जो है उसमें दिखना चाहिए था? चाहे वो पलायन बदलाव को आप लेकर देखो, हो, आप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो या फिर इंडस्ट्रीज को पता है ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सोच के आप आए नहीं, मैं आपसे और आप पूछ रहा हूं। उसी आइडियोलॉजी का आप प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे ये 20 साल में, क्योंकि हम जब सवाल करेंगे तो हम वर्तमान से सवाल करेंगे। किसी सरकार की कोई गलतियां ये थी, बात इस वजह आपकी से वो सही है, सरकार दोबारा नहीं आई वापस। 20 साल में आप
बिहार में बहुत कुछ बदला है। 20 साल में ऐसा बहुत कुछ बिहार में हुआ है जो 20 साल पहले लोग असंभव मान रहे थे। आज आप बिहार में जाओ, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लो, आप एजुकेशन लो, आप हेल्थ लो, लगातार उसमें काम हो रहे हैं। पर राजद और कांग्रेस की सरकार ने बिहार को इतना वो पीछे लेकर के चले गए कि 5-10 साल तो हम लोग उसको एवरेज तक लाने में लग गया। उसके बाद अब हम लोग आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि हाँ, अब हम लोग प्राइवेट इकोनॉमीज में शिफ्ट करने का प्रयास करें। अब हम लोग कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट्स बिहार में बढ़े। तो एक है कि हम लोग पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड करने लगे ना, ठीक है, बहुत सारा समय तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड करने में। अब आप बिहार आएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना बिहार बदल गया। सड़कें बनी हैं, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, लोगों के पास सड़क नहीं था, ये सारी चीजों, कनेक्टिविटी पे काम किया गया है, बेसिक फैसिलिटीज पे काम किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं हुआ है, पर जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे दिल्ली बॉम्बे से, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और उसको हम लोग आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले साल में अगर वो ये कोई संभव कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार ही संभव कर सकती है। वापस आते हैं चिराग पासवान के कुछ बयानों पर। आप जिस पार्टी से आती हैं, उस पार्टी के संस्थापक के बारे में कहा गया था कि वो जो है वो मौसम भाप लेते हैं, उन्हें पता होता है कि आखिर हवा का रुख किस तरफ है। क्या आपको लग रहा है चिराग पासवान में कुछ वैसे ट्रेट्स हैं रामविलास पासवान के? बिल्कुल हैं, वो उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के अंश हैं, और उन्हीं की तरह मेहनती हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा से ईमानदार हैं। आने वाले समय में कभी भी हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, हमेशा उन्होंने प्री पोल अलायंस किया है। और ये भी कह सकते हैं कि हवा का रुख उसी तरफ जाता है जहां लोक जनशक्ति पार्टी तो जो हालिया बयान दे रहे हैं चिराग पासवान, वो क्या एक मैसेज नहीं क्रिएट कर रहा कि कुछ और भी चिराग पासवान के मन में चल रहा है? आई थिंक दिस इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, और उसमें बहुत ज्यादा डिग इन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो ये जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज उठाएं। तो वो वही किए, पर उन्होंने उसके बाद ये भी कहा है कि एनडीए अलायंस के साथ है, एनडीए अलायंस को आगे लेके जाना है, और मुख्यमंत्री जी के पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है जो प्रोजेक्टेड एक फेस पर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जो अलायंस है जिसमें आप हैं, वो कह तो रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। क्यों चिराग पासवान क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों आपको? देखिए, हर कार्यकर्ता, हम तो पार्टी के सांसद हैं, अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। हर पार्टी वर्कर चाहते हैं कि उनका नेता सर्वोच्च स्थान पे बैठे। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के नेता सर्वोच्च स्थान पे बैठे। पर जब आप अलायंस में होते तो डिसीजन अलायंस के तहत लिया जाता है, और ये इसको बेटर आंसर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग सवाल मेरा इसका, मैं आपसे, आप चूंकि उस पार्टी की सांसद हैं, आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलती जुलती रहती होंगी, एक कॉमन सवाल जो है वो लोगों के मन में कि एक दौर की राजनीति जिसमें दो बड़े हेवीवेट्स थे, अब उनका समय जो है वो धीरे धीरे खत्म हो और अगली पीढ़ी तक जो पावर है वो ट्रांजिट हो, बिहार को लेकर एक नया रोड मैप, नया विजन सामने आए। उस विजन में आपको इस दौर की पॉलिटिक्स में सबसे फिट कौन नजर आता है? देखिए, हम तो हमेशा कहेंगे कि जब युवाओं की बात आती है, युवा को मौका देने की बात आती है, तो हम हमेशा यही देखते हैं कि बिहार में सही में युवाओं को और महिलाओं को मौका किसने दिया? तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी दिए। अगर हम लोग उनकी विचारधारा की भी बात करें तो वो जात पात से ऊपर उठ के बिहार को आगे ले जाने की और बिहारियों को आगे ले जाने की, उनके आत्मसम्मान की, उनके आत्मविश्वास की बात करते हैं। तो हम हमेशा यही देखेंगे कि बिहार की राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत अच्छे से, खूबसूरती से वो वहाँ पे बैठते, क्योंकि वो हमेशा युवाओं की, महिलाओं की और बिहार राज्य की बात करते, बिहार को प्राथमिकता देते हुए बात करते। पर आगे क्या होगा ये जनता डिसाइड करेगी, जनता मालिक है, जनता के सामने। नहीं, जैसे 2020 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, उसमें वो बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, सभी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, और एक पूरे बिहार में एक हवा जरूर बनी कि एक नेता है जो बिहार के युवाओं की बात करता है। वो क्या इस बार मिसिंग है अलायंस पॉलिटिक्स के चक्कर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार और बिहार की बात अभी भी हो रही है। बिहार राज्य को प्राथमिकता देते हुए हम लोग सब बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, बिहार की बेटी हम हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं बिहारी का हमेशा बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार या बिहारियों की बात करने के लिए कोई नहीं है। एनडीए सरकार, अरे आप हमारे जो जितने भी
दिल्ली में बड़े बड़े नेतागण हैं, आप सबको देखिए, सब बिहार की ही बात करें, सब बिहार को आगे ले जाने की बात करें। आप पिछला 2 बजट देख लीजिए, यूनियन बजट, हमेशा बिहार को प्राथमिकता देते हुए ही बात की गई है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। अगर आज बिहार की बात, सही में बिहार को आगे ले जाने की बात हो रही है, तो वो एनडीए की सरकार कर रही है। तो ये कह देना कि बिहार और बिहार वासी पीछे छूट रहे हैं, ये गलत है। सांबवी जी, समस्तीपुर को लेकर हम बात कर रहे थे। समस्तीपुर में जो डेवलपमेंट है उसको लेकर आपने अभी कल के भी सत्र में जो है वो अपनी बातों को रखा है। क्या विजन, क्या रोड मैप है आपका समस्तीपुर को लेकर? एक स्मार्ट सिटी की जब बात होती है कि क्या अगला स्मार्ट सिटी बिहार का हम समस्तीपुर को आने वाले दिनों में देख सकते हैं? मेरा प्रयास वही रहेगा कि अगला स्मार्ट सिटी समस्तीपुर में हो। और मेरा अभी प्राइम फोकस 4 पिलर्स है: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन। इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है, बहुत काम आपको धरातल पे दिख भी रहा होगा। हमारे लोकसभा में कुशेश्वर स्थान हायाघाट जैसी जगह है जिसमें जो फ्लड अफेक्टेड रहता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता थी, उसमें कई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सरकार के द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है। कुछ एक दो साल में वो बन के भी अब सारे चीज तैयार हो जाएंगी। आरओबी का निर्माण था, बहुत रेलवे ओवर ब्रिज है, इसका सारा काम चल रहा है। उसके बाद जहाँ तक रही रेल सुविधा की बात, तो उसको और बेटर किया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन, जो जितने भी स्कूल्स हैं उसको उसमें सारे जो गवर्नमेंट की योजनाएं ऑलरेडी हैं, जो पॉलिसीज डिज़ाइन हो चुकी हैं, वो पॉलिसीज़ को हम लोग करेक्ट इम्प्लीमेंट करवाएं। लगातार उसको विजिट कर करके उसके लिए काम करना। अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो उसको और बेटर करना, वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं को सुनना, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर काम हो रहा है। मेरा प्रयास है कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि समस्तीपुर का है, तो एग्रोटेक इंडस्ट्रीज़ हम लोग वहाँ पे ला सकें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग वहाँ पे बिठा सके। कृषि की बहुत संभावना है वहाँ पे, बहुत सारा विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। और अभी हमारे माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उसको विजिट किए थे। विश्व का 5वां और देश का पहला गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट भी समस्तीपुर में अब खुल रहा है। वहाँ पे रिसर्च और एकेडमिक में उस यूनिवर्सिटी में बहुत काम हो रहा है। आपने आईआईटी की भी मांग की है समस्तीपुर के लिए? या तो एनएलयू या आईआईटी, दोनों में से कोई एक संस्थान जरूर समस्तीपुर को मिले, ताकि मिथिला के जो हमारे युवा साथी, अभी एक ही चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और आईआईटी पटना है, तो कहीं ना कहीं जो मिथिला के हमारे युवा साथी हैं उनके लिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखें तो आपके पास वहाँ पे पूसा यूनिवर्सिटी है, बट अगर इंजीनियरिंग की या फिर आपको कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ज़्यादा दूर। और ऐसे में अगर समस्तीपुर में वो खुलता है तो मिथिला का जितना भी एरिया है और एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहाँ पे उनको बहुत वहाँ के युवा साथियों को लाभ होगा और बेटर रिसर्च एकेडमिक में वो लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग, और जब भी ऐसे नेशनल यूनिवर्सिटीज खुलते हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो वहाँ का इकोनॉमी अपने आप मल्टीप्लाई करने लगता है। तो इसीलिए हम लोग का फोकस इसलिए भी रहता है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स समस्तीपुर आए। वैसे तो हम सॉफ्टवेयर पार्क की भी मांग की है और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर पार्क ऑलरेडी दरभंगा में सैंक्शन है, तो एक छोटे लेवल का अगर सॉफ्टवेयर पार्क समस्तीपुर में भी सैंक्शन हो जाए, जहाँ पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर IT सेक्टर टाइप का हब एस्टैब्लिश कर पाए युवा साथियों के लिए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। एक आपके क्षेत्र में बाढ़ भी एक बड़ी समस्या रही है, हालांकि बीते कुछ सालों में स्थिति जरूर सुधरी है। ऐसे में आने वाले समय में फिर ऐसी कोई विभीषिका न आए बाढ़ जैसी, इसको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे अपने? देखिए, बाढ़ जो है वो, बिहार का जो बाढ़ है वो एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि वो नेपाल से कनेक्टेड है। कोसी रिवर को सौरो रिवर भी कहते हैं बिहार का। तो ये एक वो वाला मुद्दा है। हालांकि कोसी से बहुत ज्यादा मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं अफेक्ट होता, लेकिन कुशेश्वर स्थान जैसी जगह है, वो पार्ट्स है, तो वहाँ पे जितने भी गांव हैं, सबसे पहले तो रूरल हैबिटेशंस को जो कनेक्ट करने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था, उस योजना के तहत हम लोग जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसको सबसे पहले हम लोग बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देके मेन रोड से हम लोग कनेक्ट करा रहे हैं, ताकि जब बाढ़ आते हैं तो जो एवरीडे लाइफ है वो अफेक्ट ना हो। अभी भी वहाँ पे अपने चुनाव में हम गए थे इटहर गांव, और वहाँ के हमारे जो युवा साथी थे वो कहते थे कि जब बाढ़ आता है तो हम लोग को कॉलेज छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास साधन नहीं होता जाने का। तो ऐसे में उन लोग को अब इस बाढ़ के सीजन से एक नया रोड वहाँ पे, एक छोटा सा पुल वहाँ पे जो बाढ़ के समय उस एरिया को कनेक्ट करे, वो पुल बन के तैयार है।
तो ऐसे में बहुत सारे काम हैं जो सबसे पहले आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उसके बाद आप फैसिलिटीज को इम्प्रूव करो। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग पूरे बाढ़ ग्रसित एरिया में बिल्ड कर रहे हैं, जो ऑल वेदर रोड्स हों, जो बाढ़ के समय भी बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती से वो काम करे, ध्वस्त ना हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक युवा, वो भी अगर वो महिला हो, जब वो कोई स्टीरियोटाइप तोड़ने जाती है तो बहुत सारे बैरियर्स आते होंगे। क्योंकि आपने अपने चुनाव प्रचार का जिक्र किया तो अनायास मेरे मन में सवाल आया, जब आप कैंपेन कर रही थी, लोग शुरुआत में सीरियस ले रहे थे या फिर आपको थोड़ा समय लगा लोगों को ये समझाने में कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिला था मेरे को समस्तीपुर से। हम झूठ बोलेंगे अगर हम कहेंगे कि हम गए थे और मेरे को लोग मेरे पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि अगर भरोसा नहीं करते तो इतने बड़े मार्जिन से तो हम जीत ही नहीं पाते। तो उनका भरोसा था, अटूट विश्वास था। पर हाँ, जब हम लोग बात करते हैं युवा महिला नेतृत्व की या फिर युवा महिला लीडरशिप की, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं। बट थैंकफुली मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कभी नहीं मानते थे कि बेटियां किसी से कम है, और मेरी शादी भी ऐसे घर में नहीं हुई जो सोचते थे कि बहुएं बेटों से कम है। तो हमको दोनों परिवार का साथ मिला, दोनों बहुत सपोर्ट किया, और वो ही जब क्षेत्र गए और उन लोग देखे कि नहीं परिवार का पूरा इतना सपोर्ट है और पढ़ी लिखी है, अच्छी है, आगे कर सकती है, लोगों से बात करते। आज भी जितना चुनाव प्रचार के समय घूमते थे, आज भी मेरा प्रयास रहता है कि हम उतना ही अपने क्षेत्र में घूमें, उतना ही लोगों के बीच में रहें। और वो दिखता है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच करेक्ट, अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे ही नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा कि लोग चाहते क्या है। तो उनके बीच में रहना, उनके साथ रहना, उनकी बातों को सुनना, और धीरे धीरे एक जनरेशन गैप प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, अब मतलब थोड़ा बहुत इश्यूज आता है, पर हम लोग जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की तरफ, हम ये मानते हैं कि जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को भी साथ लेके चलना है। और यही ब्रिज हम हमेशा अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे से बड़े हैं, जो हमारे से एक पीढ़ी ऊपर हैं, उनसे एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। और अगर कहीं पे डाउट होता है तो हमको लगता है कि बातचीत करके हर चीज का समाधान निकल बोले जाता है। बिहार में हम लोग इस बातचीत को वाइंड अप करें उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन है हमारा, हाँ। जिसमें जो वर्ड मैं बोलूंगा इम्प्रॉम्प्टू आपके दिमाग में जो पहला रिएक्शन आए वो आपको बोलना है। सबसे पहले, अभी आपकी स्पीच बहुत वायरल थी, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या फिर मोदी? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व को आगे लेकर के जा रहे हैं, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, और एक वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सही में भारत को विश्व स्तर पर स्टैब्लिश करने का कोशिश किया है, जो अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गए, टॉप 4 में आ गए अब तो डेफिनेटली हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, बिहार सरकार में बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? देखिए, हम लेना तो चाहेंगे अपने पिताजी का आप नाम, ले सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो फिर डॉक्टर अशोक चौधरी, बिकॉज आई थिंक हम उनको बहुत क्लोजली देखे हैं एंड उनका जो वर्क एथिक है वो भी बहुत अप्रिशिएट, मतलब आप काम जैसे करते हैं उसको तो आप अप्रिशिएट करो, बट एक नेता जो हमेशा जनता के बीच में हो, जनता की बातों को सुने, वो मेरे मेंटर है, हम उनसे सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे ऊपर वही है। राजनीति क्या है? राजनीति जीवन समर्पण है। आप जन सेवा में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो, अपने आप को आप पूरी तरीके से जनता के लिए आप कुछ प्राइवेट बचता है पॉलिटिक्स में आने के बाद? नॉट रियली, क्योंकि ये 9 to 5 जॉब नहीं है ना। अब आप जनता की सेवा में हैं, अभी किसी को 10 बजे कोई प्रॉब्लम हुआ, 12 बजे कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो कि 24/7 उपलब्ध रहती है? 24/7 हम उपलब्ध रहते हैं। मेरा एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट नंबर, पब्लिक नंबर, मतलब जब आप मैसेज किए होंगे तो आप डायरेक्टली हमको मैसेज किए होंगे। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं एक बात बता दूं दर्शकों को कि बहुत कम सांसद ऐसे हैं जिनको अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो डायरेक्ट सांसद ही जवाब देते हैं। उनमें से एक सांभवी जो है वो है। अगला सवाल, क्या चिराग पासवान को अपने चाचा को दोबारा साथ में लाना चाहिए? देखिए, ये उनका एक सिर्फ राजनीतिक ही नहीं पर एक पारिवारिक मुद्दा भी है, तो इस पे आई डोंट थिंक कि हम किसी के परिवार पे कमेंट करना चाहेंगे। पर हाँ, ये चीज जरूर सोचना चाहिए कि जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ नहीं रहा वो आगे भी नहीं रहेगा। जो आपको मुश्किल घड़ी में छोड़ दे वो आपके साथ, वो आपका कभी भी अपना हो ही नहीं सकता। क्या बिहार में अपराध बढ़े हैं? संगठित अपराध बिहार में नहीं होते। वैसे बढ़े हैं? बिहार में अब अगर अपराध हो रहे हैं तो प्रशासन उस पे काम कर रहा है। बिहार का भविष्य कौन है, तेजस्वी, चिराग या प्रशांत? ये
ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी कैसे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही बिहार का भविष्य। तो अगर वो भविष्य है तो वो मुख्यमंत्री की दावेदारी क्यों नहीं करते ये तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। ठीक है, दिल्ली या बिहार, क्या ज्यादा रास आ रहा है? बिहार, बिहार। हम दिल्ली में नहीं रहते, संसद जब चलता है सत्र तब हम आते कॉलेज हैं। फ्रेंड सब तो यही होंगे। बट आपका जो घर है वो तो बिहार ही है ना, दोस्त से क्या रहना, सुकून तो घर ही में रहता है। छठ, हम्म, व्हाट कम्स टू माइंड जब आप घर, छठ सुनती है? घर, घर। मेरी माँ। छठ जब सुनते हैं तो मेरे को मेरी माँ याद आती है, मेरा घर याद आता है, मेरा परिवार याद आता है। और हर साल हमको लगता है जब से हम जन्म लिए तब से अभी तक ऐसा एक भी ऐसा हुआ है कि छठ मिस किया हो आपने? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कोई नहीं। छठ नहीं मिस किया है। कोई योजना है कि अब सांसद बनने के बाद एक बार मम्मी को कहें दिल्ली में छठ करने के लिए? नहीं, नहीं, हाँ? वो मजा ही नहीं है, फिर वो वो मजा दिल्ली ही नहीं आएगा। वो छठ मतलब घर, परिवार, बिहार। और हम देखे हैं कि छठी मैया की आस्था से इतना कुछ बदल जाता है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि माँ अपने घर को छोड़ के कहीं और छठ मनाए। हाँ। हम लोग भी माँ के घर ही जाके छठ मनाएंगे। प्रशांत किशोर के बारे में सांभवी क्या सोचती हैं? एक युवा, एक ऐसे नेता को अगर देख रही हैं जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार के मुद्दों की बात कर रहा है, क्या आप सोच रही हैं उनको लेकर? नहीं, देखिए, वो बिहार की बात करें, बिहार के मुद्दों की बात करें, पर वो कुछ भी आई डोंट थिंक कि नया बोल रहे हैं। बिहार की बात हम सब कर रहे हैं, और बिहार की बात जितनी मजबूती से और जितनी प्रखरता से एनडीए रख रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रख रहे हैं, हमको नहीं लगता कि हमको कोई और पर आपके राष्ट्रीय विकल्प अध्यक्ष की उन्हें जरूरत है। दोस्त बता रहे हैं कई तो जगहों दोस्त पर। हो सकते हैं वो, उनके दोस्त हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते उनके दोस्त? जरूरी जरूरी थोड़ी कि मेरे दोस्त भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोस्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नहीं, दोस्त तो ये सवाल इसलिए क्यों, क्या संभावना है भविष्य में? क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स में इन दिनों चर्चा यही है कि चिराग पासवान और प्रशांत नहीं, किशोर की- ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एनडीए के साथ हैं। हम्म। भले ही उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता हो प्रशांत किशोर जी के साथ, पर हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकली कोई संभावना है उन लोग के साथ होने की, क्योंकि पॉलिटिकली एजेंडाज ही अलग है ना। घूमने के लिए आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? हम तो अभी तक तो पटना दिल्ली आप गोवा नहीं समस्तीपुर, गए? अब ये मत कहिएगा कि आप गोवा नहीं बहुत गए। पहले फैमिली हॉलिडे पे गए थे। फ्रेंड्स ट्रिप टू गोवा नहीं हुआ अभी तक? कभी नहीं, हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं। आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन। हम लोग फैमिली के, मेरे दोस्त थे भी जो कॉलेज के, वो भी अब अपने अपने क्योंकि घर कॉलेज वापस में तो चले गए। प्लान बनता ही है ना एक बार हर फ्रेंड्स ग्रुप में। दिल्ली में ही हम लोग घूमते थे, या फिर फेवरेट बिहार। दिल्ली में हैंग आउट प्लेस क्या रहा आपका? कॉलेज में थे तो हम लोग दिल्ली हाट बहुत जाया करते थे। आईएनए? हाँ, आईएनए ठीक है। दिल्ली हाट बहुत जाते थे। और मॉल वसंत कुंज वाला, यही सब। ठीक है, प्रोमेनाड। मैं आखिरी सवाल से कंक्लूड करूंगा आज इस चर्चा को। बिहार का यूथ जब आपको देखता है तो एक एस्पिरेशन उसमें भी जगता है पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में आना वाकई इतना आसान है जितना आपके लिए था? पहले आसान नहीं था मेरे लिए। हम अब मानते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि हम एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, मेरा रास्ता भले ही बहुत आसान हुआ हो, पर युवाओं के लिए पॉलिटिक्स में आपको कोई रास्ता आसान भी दे दे तब भी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि नॉन सीरियस हैं, या लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है अभी बहुत मिल गया। सीखना बाकी है, अभी हाँ। तो नहीं। जुम्मा हुआ है 4 दिन। राजनीति में आए हुए, 4 दिन की हाँ। चांदनी, तो ये सारी चीजें सुनने को मिलती है। पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जैसे लोग हैं जो राजनीति में युवाओं का आना आसान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ सकते हैं। हम लोग सब आपका मदद करेंगे युवाओं को और राजनीति कितने में युवाओं लाने को के लिए। टिकट देगी इस बार आपकी पार्टी चुनाव में? अरे हमारा समीकरण ही MY समीकरण महिला और युवा है। हम लोग का तो यही प्रयास रहेगा। हाँ। इस बार तो सिर्फ आई थिंक वैशाली का सीट छोड़ के बाकी चारों तो युवा ही हैं। हाँ, और correct। यही प्रयास रहेगा कि यही MY समीकरण हम लोग आगे लेके जाएं और हाँ। महिलाओं और युवाओं को इतनी बिहार तेज विधानसभा बारिश में। में भी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका you। सांभवी। तो बोले बिहार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मेहमान को लेकर आपके बीच। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। थैंक यू।